हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं GSVJ एजुकेशन एंड काउंसलर यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे क्लास 12th, जो बेसिकली ग्रेड फर्स्ट के लिए भी है और स्कूली लेवल के लिए 12th के लिए तो है ही, लेकिन यहाँ फर्स्ट ग्रेड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शीत युद्ध का दौर। वहां से हमने कहानी स्टार्ट की थी, फिर रूस का विघटन तक हमने पढ़ लिया था। यानी कि जो दो धुरी राष्ट्र थे या दो सुपर पावर थे, रूस USSR का विघटन के बाद में एक ही सुपर पावर बचा। तो हम अब देखेंगे कि जो ये विघटन हुआ उसकी क्या परिणतियां थी, ये क्या प्रभाव पड़ा। तो हम इसको 3 पॉइंटों में समझेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, तीन इसके महत्वपूर्ण परिणाम बहुत से थे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण जो परिणाम निकले हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला है दूसरी दुनिया का पतन। क्लियर दोस्तों? अब हम देखिए दूसरी दुनिया है क्या, हमने पहले भी पढ़ी थी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। दूसरी दुनिया USSR प्लस पूर्वी यूरोप। क्लियर दोस्तों? दूसरी दुनिया यानी कि संयुक्त USSR और पूर्वी यूरोप दूसरी दुनिया में इसका अंत हो गया, यानी कि पतन हो गया दूसरी दुनिया का। रूस का विघटन होते ही पतन हो गया। फिर शीत युद्ध के अंत से हथियारों की होड़ खत्म। दोस्तों, हमने पहले बारीकी से पढ़ा था कि सबसे ज्यादा अगर होड़ थी तो वो हथियारों की होड़ थी। यानी कि दोनों सुपर पावर परमाणु हथियार विकसित करने में लगे हुए थे, तो वो समाप्त हो गया, क्योंकि अब सुपर पावर एक ही सुपर पावर रहा, USA। तो ये भी सैन्य गुटों का समापन या समाप्त। दोस्तों, सैन्य गुट, कुछ सैन्य गुट थे जैसे वारसा संधि, इस तरह के जो गुट थे वो खत्म हो गए। हाँ, नाटो, ये ध्यान रखना, नाटो भी सक्रिय है। फिर है एक नई शांति की संभावना को जन्म, यानी कि जैसे ही रूस USSR का विघटन हुआ तो एक नई शांति की संभावना दिखने लगी। जो 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब से लेकर 25 दिसंबर 1991 तक जो अशांति का माहौल था, उसमें अब शांति की एक नई किरण दिखने लगी। पहला हो गया। दूसरा है बहुध्रुवीय विश्व बनने की संभावनाएं, यानी कि बहुध्रुवीय। पहले दो धुरी थी, लेकिन बहुध्रुवीय, इसका मतलब समझो, यहां पर दो ध्रुव या फिर बहुध्रुवीय। अभी हम देखते हैं बहुध्रुवीय मतलब भारत तेज गति से विकास कर रहा है, चाइना है, जापान है। तो इस तरह से बहुध्रुवीय बनने की संभावनाएं लगने लगी, क्योंकि देशों, जो अन्य देश थे, उन्होंने प्रगति की और बहुध्रुवीय की संभावना, यानी कि अब एक देश
इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत से देश इसके समकक्ष यानी कि यूएसए के मुकाबला नहीं है, लेकिन इसके समकक्ष है। तो कई संगठन भी बन गए, जैसे ब्रिक्स है, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब एक देश का बोलबाला यूएसए एकमात्र महाशक्ति बचा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी उसका पतन हो गया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली हो गई। क्लियर। फिर इसके बाद में जो हुआ वो है विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन से दो? विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं काम करने लग गई। इनका विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम है कर्ज देना। तो इन्होंने बहुत से देश जो गरीब थे, अल्प विकसित थे, उनको कर्ज देने का काम किया। तो ये संस्थाएं भी उभर कर आई सामने। फिर है उदारवादी लोकतंत्र की तरफ कदम। ये भी प्रभाव था, क्योंकि साम्यवाद खत्म हो गया था। फिर है तीसरा यूएसएसआर के अंत में नए देशों का उदय। दोस्तों, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद में नए नए देश उभरकर सामने आने लग गए। बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश थे, वो यूरोपियन संघ का हिस्सा बन गए। बाल्टिक देश कौन से थे? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये सब किस बाल्टिक देश में आते थे। तो बाल्टिक देश और पूर्वी यूरोप तो वो जो यूएसएसआर के अंडर में था या उसके खेमे में था, वो देश अब क्या यूरोपीय संघ में शामिल होना लग गए थे। जैसे ही विघटन हुआ, कुछ यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गए और कुछ देश नाटो में शामिल हो गए। नाटो अभी भी चल रहा है, हमने देख लिया था, करंट में 32 सदस्य हैं इसमें। और अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई खिलाड़ी आगे आए, यानी कि कई देश ऐसे देश जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आए, जैसे चाइना है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, कोरिया है। ये नए नए खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। इन्होंने जो आर्थिक विकास किया, जिसके कारण वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। जिनकी समस्याएं सबकी अलग अलग थी, यानी कि जितने भी खिलाड़ी आए उनकी सबकी समस्या अलग अलग थी, पहचानना मुश्किल था। किसी की आर्थिक समस्या थी, किसी की राजनीतिक समस्या थी। तो इस तरह प्रत्येक देश या प्रत्येक खिलाड़ी, जो हम यहाँ खिलाड़ी शब्द यूज ले रहे हैं, तो उनकी समस्याएं अलग अलग थी। तो ये तीन प्रभाव आए, ये तीन यानी कि विघटन की परिणतियां थी जो हमने देखा। अब दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक जैसे मध्य एशिया, दक्षिणी एशियाई देश थे, तो वो कहाँ शामिल हुए? तो दोस्तों, राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल। तो दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रमंडल थोड़ा ब्रॉड है और राष्ट्रकुल को हम इसी में से, इंग्लिश में दोनों का सेम है वर्जन, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन था। सदस्य कितने? 56। और मुख्यालय कहां पर है? लंदन में। क्लियर दोस्तों, मुख्यालय कहां पर? लंदन में है। और देश कितने हैं? 56। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसा व्यक्ति कौन था जो शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव दिया? ये फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
की शांति यानी विश्व शांति पूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव किसने दिया था? यानी कि जो शीत चल रहा था उस टाइम में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों वो था यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव। निकिता ख्रुश्चेव ये थे उस समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है ये क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था दोस्तों, उस समय भी राष्ट्रपति कौन था? यही। तो पहला क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा, हंगरी में जो जन आंदोलन हुआ था, जन विद्रोह, उसको भी दबाया। क्लियर दोस्तों? तो ये एक फर्स्ट ग्रेड के लिए क्वेश्चन बनता है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव किस राष्ट्रपति ने या किसने दिया था? तो दोस्तों यह था निकिता ख्रुश्चेव ने। क्लियर दोस्तों? क्यूबा मिसाइल संकट के समय भी राष्ट्रपति ये थे। हंगरी में जो जन विरोधी आंदोलन हुआ था उस समय भी राष्ट्रपति यही था, ख्रुश्चेव। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक टर्म और आता है दूसरी दुनिया, जो हमने देख ली कि दूसरी दुनिया क्या थी? यूएसएसआर प्लस पूर्वी यूरोप को मिलाकर दूसरी दुनिया कहा गया था। अब एक टर्म आया है हमारे सामने, यूरोपियन संघ। दोस्तों यह है यूरोपियन संघ। क्लियर दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993, यानी कि जब यूएसएसआर का विघटन हो गया उसके बाद में इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक संधि के माध्यम से हुई थी। वो संधि थी मस्ट्रिया संधि या मास्ट्रिया संधि। इसके तहत यूरोपियन संघ की स्थापना हुई। अब इसका उद्देश्य क्या था? एकल व्यापार यानी कि एकल बाजार, एकल मुद्रा यूरो। क्लियर दोस्तों? और जो भी यूनियन में शामिल था उनकी साझा विदेश नीति।
साझा विदेश नीति, यानी कि एकल बाजार, एकल मुद्रा यूरोप और साझा विदेश नीति। क्लियर दोस्तों। अब इसमें देखते हैं सदस्य। क्योंकि यहां से मेन क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने सदस्य हैं। तो सदस्य देश है इसमें 27, नाटो में कितने थे 32। यहां पर जो 27वां सदस्य बना वो रोमानिया। क्लियर दोस्तों। तो ये था शीत युद्ध यानी कि समाप्त होने के बाद में विघटन की परिणति कि विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव तो दोस्तों बहुत पड़ा, लेकिन शॉर्ट में ये प्रभाव थे। और यहां से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ फर्स्ट ग्रेड के लिए भी फैक्ट आ गए और स्कूल लेवल के लिए भी है। तो दोस्तों अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों आपके लाइक, शेयर और कमेंट ही एक हमें मोटिवेट करते हैं ताकि आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, कल मिलते हैं।